refrigerator, and again here it is a heat pump. Heat pump is a working between of the two temperature, that is the highest temperature and the lowest temperature. The lowest temperature that is called atmosphere, जहां से हीट को निकाल रहे हैं. ठंड के दिनों में हमें ठंडी क्यों लग रही है? क्योंकि आपके अंदर बॉडी में से हीट निकल रही है. यदि बॉडी के अंदर से हीट नहीं निकलेगी तो आपको अच्छा लगेगा, बट यदि हीट निकल रही है तो आपको कूलिंग लग रही है, आपको ठंडक लग रही है. उसी तरीके से दूसरे सापेक्ष की यदि बात करें, यदि बॉडी को यदि हीट सप्लाई आप करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट मिलता है. तो यहाँ पे वो चीज हम नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक दूसरी चीज जो हो रही है कि हीट जो निकल के आ रही है, हीट जो निकल के आ रही है बॉडी में से और सराउंडिंग में से आ रही है, उससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है. तो उस कूलिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हमने क्या कर दिया, हीट पंप को लगा दिया. हीट पंप को लगाने के लिए हमें पावर देनी पड़ेगी. जो आप मार्केट से हीट कन्वर्टर खरीद के लाते हैं उसको हमें पावर सप्लाई करनी पड़ती है, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा हीट पंप. ठीक है ना. हीट पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि हम रूम को गर्म कर सके. तो वो क्या करेगा, जो रूम एटमॉस्फेयर की जो हीट है उसको सक करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे पंपिंग करेगा, पंप करके आपके रूम को सप्लाई करेगा. तो जितना भी सीओपी पंप का रहता है वो रेफ्रिजरेटर से एक ज्यादा होता है. कैसे ज्यादा रहता है वो चीज को आप देख लीजिए, क्योंकि Q1 अमाउंट की हीट जो है यहाँ पे आपको रूम पे सप्लाई हो रही है, जो वर्क डन है वो नीचे सप्लाई हो रहा है. तो वर्क डन के लिए फार्मूला Q1 माइनस ऑफ Q2 रहता है. तो 1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q1 बाई Q2 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. तो वही मतलब निकलेगा. तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा Q1 अपॉन Q1 माइनस ऑफ Q2. लेकिन चूंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था कि जो आपका सीओपी रेफ्रिजरेटर का है दैट इज द Q2 अपॉन Q1 माइनस ऑफ Q2. तो 1 प्लस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ द हीट पंप, दैट इज द फंक्शनिंग, टोटल फंक्शनिंग ऑफ द हीट पंप. तो ये फंक्शनिंग आपकी हो रही है. तो कई जगह एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो के रूप में भी समझा जाता है कि एयर कंडीशन और हीट पंप की जो आपकी परफॉर्मेंस है, एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो, या कई बार इसको SEER भी बोलते हैं, सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द सीजन. जैसे सब्जियों का मौसम रहता है कि हर सब्जी जो है हर मौसम में अलग अलग तरीके से आती है. तो वो क्यों आ रही है, वो बाई नेचर आ रही है कि वहाँ नेचर इस तरीके से उसका सेट किया हुआ है कि आम जो है हर मौसम में नहीं मिलेगा. आपको ठंड के दिनों में आम नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ऐसे ही मिलेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि पंप और जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है. तो सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो दैट इज द डिपेंडिंग ऑन द amount of the heat which would be rejected to the surrounding sides, and what amount of the heat which would be rejected or absorbed from the body. कि रेफ्रिजरेटर एवापोरेटर से कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट पंप से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी आपको हीट सप्लाई करनी है. तो कई जगह BTU यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी मेजर किया जाता है, कई जगह वाट आवर्स में भी मेजर किया जाता है. तो ये सारी चीजें हैं. तो सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो जो है वो वाट आवर के रूप में देखी जाती है. ये सारी चीजें हैं. तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत काम की नहीं मिलेगी, जो काम की मैं आपको बता दूंगा. अब आते हैं, मूव करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका कि सभी को बहुत देर से इंतजार है. तो इसको सिर्फ अभी हम बता रहे हैं क्योंकि आपकी क्लास भी शायद 10 बजे से चालू हो जाएगी, तो हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ देंगे. अभी 9:46 हुआ है, तो अभी हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ देंगे. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट आप देख लीजिए इसको. यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रही है, हर सेमेस्टर है इसमें दोनों CR कौन है? कृतिक है नीरज. नीरज साहब कौन है बता दो. मीटिंग है 11. अच्छा. तो यहाँ पे जो आपके दो बॉडी दिख रही हैं, एक सोर्स है, दूसरा भी मैं आपको या बोलना चाहिए कि कोई भी हीट इंजन ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जो कि हीट सप्लाई जो सोर्स बॉडी से हो रही है वो पूरी तरीके से वर्क डन में कन्वर्ट कर सके. ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकल कंडीशन में. तो ये क्या कर रहा है, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट ये प्रैक्टिकल कंडीशन को बता रहा है, जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस की उसको ट्रू कर रहा है. तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम to operate in a thermodynamic cycle and deliver a net amount of the work to its surrounding while receiving in the energy transfer by heat from a single thermal reservoir. It is very important to understand about the heat where it is going to the sink side, or how much amount of the heat which is supplying from the source side which is converted into the total amount of the work done. तो यदि source body से heat supply हो रही है, जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला है, तो उसका कितना पार्ट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, ये समझने वाली बात है. जरूरी नहीं कि वो 100% कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन.
ये आपका 100% से कम भी हो सकता है। तो जितनी भी हीट सप्लाई हो रही सोर्स बॉडी से वो बर्नर में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या रहेगी, वो 100% नहीं रहेगी। तो इन अदर्स वर्ड्स नो हीट इंजन कहवे है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 100%। कोई भी इंजन ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी की थर्मल एफिशिएंसी 100% हो। तो एक हीट इंजन जो कि यदि केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ कैन नॉट बी बिल्ट। इस तरीके का इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। दूसरी यदि बात करेंगे क्लासेस स्टेटमेंट की, तो क्लासेस स्टेटमेंट में आप क्या देख रहे हैं, एक सिस्टम लगा हुआ है जो कि एक पंप है, दो सिस्टम है आपके, दो टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहे हैं, तो T1 एंड T2। अब वो बोल रहा है कि यदि हीट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है या ले आना है सराउंडिंग साइड पे या रूम साइड पे ले आना है, तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क डन देना पड़ेगा, जैसा कि पंप के साथ में हो रहा था। तो हीट कैन नॉट ऑफ इटसेल्फ पासेस फ्रॉम द कोल्डर टू ए हॉटर बॉडी। हीट के कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन लो बॉडी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी पे ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हायर टू लोअर तो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि लिमिटेशंस के रूप में था, बट यहाँ पे कभी भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन लोअर या कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी तरफ में ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क डन देना पड़ेगा। तो वहां पे यदि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो पंप को चलाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन working in a cyclic process unaided by an external agency to convey heat from a body heat at a lower temperature to a body at a higher temperature। यहाँ से यहाँ पे यदि हीट को भेजना है तो कुछ वर्क डन देना पड़ेगा। Heat cannot flow from itself from a system low temperature to a system high temperature। लो टेम्परेचर सिस्टम से हाई टेम्परेचर सिस्टम पे हीट कभी भी ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं होती है। एंड द COP, व्हाट अबाउट द COP, यदि हम पंप की बात करें, यदि हीट ऑब्लिक यदि आपका वर्क डन होगा और वर्क डन को यदि आप जीरो कर देंगे तो COP इनफाइनाइट रूप में चला जाएगा, जो कि कंडीशन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो वर्क डन का यदि भले ही कुछ अमाउंट रहे, 2 किलो जूल रहे, 4 किलो जूल रहे, यदि कुछ भी अमाउंट है तो उससे इसकी परफॉर्मेंस तो हम मेजर कर सकते हैं कि पंप की परफॉर्मेंस कितनी होगी। तो the only alternative is that some external work must be supplied to the machine। तो कुछ वर्क डन देने की जरूरत है यदि आपको हीट को कोल्ड से हायर की तरफ पहुंचाना है। तो a heat engine that violates the Kelvin Planck statement of the second law cannot be built। कोई भी हीट इंजन ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, गलत बता रहा है, इस तरह का बनाना इम्पॉसिबल है। So what about the equivalence of the classes statement to the Kelvin Planck statement? This is the very important for the today. So left is the 4 minutes time. First is the high temperature reservoir. Second is the low temperature reservoir T2. So what about happening air? यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है जैसा कि आपको लगे कि समझाने में दिक्कत आए या समझने में दिक्कत आए। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है T1 पे काम कर रहा है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर आपका T2 पे काम कर रहा है। हीट इज ऑलवेज सप्लाइंग फ्रॉम द हायर टू लोअर साइड, या बोलना चाहिए जो हीट जो है आपकी Q1 अमाउंट की हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से सप्लाई हो रही है, उससे हमें बर्डन मिल रहा है Q1 माइनस ऑफ Q2। some part of the heat is rejected to the sink body। This is the low temperature reservoir that is supply at the amount Q2। So the net work done about the heat is the heat engine, that is the Q1 minus of Q2। Similarly, if we talking about the reversible process without any add of the work done कि heat यहाँ से यहाँ चली है, it is not possible। तो violation of the classes statement already violations of the Kelvin Planck statement। This is called the equivalency of the classes to the Kelvin Planck statement। ऐसा इम्पॉसिबल है कि बिना बर्डन की हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। जब यहाँ पे हीट जाएगी नहीं तो वापस से यहाँ पे हीट कैसे जो है जितनी आप सोच रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। दिस इज Q1 is not equal to the Q1। okay, it is not happening in the practical condition कि Q1 is not equal to Q1। so W is equal to Q1 minus of Q2, that is there is no heat resistance with the low temperature and it can be eliminated the combined system of the heat engine and heat pump that can likes the heat engine exchanging heat between a single reservoir, which is the violation of the Kelvin Planck statement। This is the practical truth कि यहाँ तो ये चीजें सही चल रही थी, लेकिन यदि आप इस पे बात करेंगे, हीट पंप को चलाने की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो ये किसको गलत करा रहा है? क्लासेस को। यदि क्लासेस गलत हो गया तो केल्विन कहाँ से सही हो जाएगा? तो दैट मेक्स द इक्विवेलेंसी।
यदि एक गलत है तो दूसरा भी गलत रहेगा, इसलिए इन दोनों में समानता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो कंटिन्यू टुमारो करेंगे, उसको कंटिन्यू, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि कोई डाउट है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, बिकॉज ऑफ सेकेंड क्लास आपकी अभी 10 बजे से चालू नहीं, 11 बजे से आज आपकी मीटिंग है, HOD साहब ने भी बताया है, तो मीटिंग अटेंड करें 11 बजे से। CR मीटिंग है ओनली, तो CR इज ओनली आई थिंक